गुड इवनिंग। आप लोग सब अच्छे होंगे, कोरोना में एक दूसरे का ख्याल रख रहे होंगे, घर पर होंगे, सेफ़ होंगे, सिक्योर्ड होंगे, सैनिटाइज्ड होंगे। अभी तक हमने बहुत सारे एक्ट देखे हैं, अब उनको हम आगे करते हुए नेक्स्ट एक्ट जो आज का हमारा एक्ट है वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। ये इम्पॉर्टेंट एक्ट है क्योंकि ये रिन्यूअल एक्ट भी है, तो हम इसके प्रोविजंस देखते हैं। मैं पहले ही आपसे एक मेरा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के लिए भी हम काम कर रहे हैं। जो भी लोग हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं वो हमारे नंबर पर या कमेंट सेक्शन पर हमको जानकारी दे सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में बात की कि आज हम चार्टर एक्ट ऑफ 1793 पर बात करेंगे। इस एक्ट को भी हमने कुछ अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला सेक्शन है बैकग्राउंड ऑफ द एक्ट। बैकग्राउंड ऑफ द एक्ट जानने के लिए हमको पहले ये जानना पड़ेगा कि चार्टर एक्ट एक्चुअली क्या है। कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था पहले एक्ट में कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक चार्टर प्रोवाइड किया था कि तुम जाके वहाँ पे ट्रेड करोगे इंडिया या ईस्ट साइड में। रेगुलेटिंग एक्ट में इस चार्टर को रिन्यू किया गया और फिर कहा गया कि हर 20 साल में इसका एक रिन्यूअल देंगे। और हर 20 साल में रिन्यूअल देने का मतलब इन एवरी 20 ईयर्स रिन्यूअल देने का मतलब है कि हम उनके प्रोविजंस को बार बार कुछ चेंजेस अगर करना होंगे, कुछ अमेंडमेंट्स होंगे और कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी तो उनके अकॉर्डिंग हम अमेंडमेंट करते रहेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इन दिस एक्ट द चार्टर इज़ रिन्यूड फॉर फर्दर 20 ईयर्स टू ट्रेड ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। अगली बात ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को जब ये पता चला कि इंडिया से ट्रेड करने में इतना फ़ायदा है और हम वहाँ से बहुत सारे प्रॉफिट को जनरेट कर सकते हैं, तो उन्होंने सोचा कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट कंप्लीट कंट्रोल कर ले इंडिया के ऊपर। अगर कंप्लीट कंट्रोल हो जाएगा तो हम पूरी तरीके से ट्रेड को कंट्रोल कर पाएंगे, इंडिया के ट्रेड को। अगली बात यह है कि ये जो चार्टर एक्ट है इसको ईस्ट इंडिया एक्ट ऑफ 1793 भी कहा जाता है, इसको आप याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट इज़ रीज़न, कारण क्या थे। जब अपन ने एक्ट ऑफ 1786 पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि कॉर्नवालिस ने यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनने के पहले बहुत सारी डिमांड्स की थी। तो पहला रीज़न तो यही था कि कॉर्नवालिस की वो डिमांड्स जो कि इस एक्ट ऑफ 1786 में पूरी नहीं हो पाई थी उनको यहाँ पर पूरा किया जा सके। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि ब्रिटिश गवर्नमेंट फुल प्रूफ कंट्रोल चाहती थी, पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर चाहती थी। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण था 20 साल के लिए रिन्यूअल करना था, सो उन्होंने कर दिया। नेक्स्ट इज प्रोविजंस। इसके प्रोविजंस क्या थे? तो इसके प्रोविजंस हैं, सबसे पहला प्रोविजन है सैलरीज ऑफ द स्टाफ एंड द पेड मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वर ऑल्सो नाउ चार्ज टू कंपनी। अभी तक क्या था कि जो सैलरीज थी स्टाफ की वो कंपनी पे नहीं करती थी, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट पे करती थी। पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, तुम पर्याप्त वहाँ से रेवेन्यू बहुत सफिशिएंट अमाउंट में जनरेट करते हो, इसलिए इनकी सैलरी भी किस किस की, स्टाफ की और पेड मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सैलरी अब कौन देगा? कंपनी देगा। दूसरा प्रोविज़न उन्होंने ये बनाया कि गवर्नर जनरल को इतने पावर दे दिए कि अब वो काउंसिल के किसी भी रूल को ओवरराइड कर सकते थे। अगला जो प्रोविज़न है वो ये बना दिया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था फाइनली गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मैड्रास का सुपीरियर बॉस हो गया। यानी अब तो तुम्हें इनकी बात मानना ही पड़ेगी चाहे कुछ भी करो। एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन उन्होंने लिया। उन्होंने कहा कोई भी सीनियर ऑफिसर अगर वो इंडिया छोड़ करके कहीं जाना चाहता है, अपने घर भी जाना चाहता है, तो उसको वहाँ पर प्रॉपर लीव लेना पड़ेगी।
और अगर वो लीव नहीं लेता है ऐसी सिचुएशन में और वो चला जाता है, तो उसको उसका रेजिग्नेशन डीम्ड टू बी रिजाइंड समझा जाएगा, यानी वो रिज़ाइन कर चुका है ऐसा माना जाएगा। इससे क्या था, इससे सीधा पता चलता है कि ब्रिटिश एम्पायर ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स पर भी लगाम कसना चाहता था। अगला प्रोविज़न, नेक्स्ट प्रोविज़न ये है कि किसी भी तरह के अपॉइंटमेंट हो जो कि गवर्नर जनरल, गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास और चीफ ऑफ कमांडर इन चीफ, ये अगर आपको अपॉइंटमेंट करना है तो आपको क्राउन से परमिशन लेना कंपलसरी है। मतलब कि आप जब तक राजा से परमिशन नहीं लोगे या रानी से परमिशन नहीं लोगे तब तक ये अपॉइंटमेंट नहीं माने जाएंगे। अगला प्रोविज़न ये है कि मैंने आपको याद हो कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में जो कंपनी का डिविडेंड था उसको 6% कर दिया गया था। यहाँ पर डिविडेंड को बढ़ा दिया गया और इसको 10% कर दिया गया। अगली बात ये कही गई कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अगर मान लीजिए बॉम्बे में जाए या मद्रास प्रेसिडेंसी में जाए तो वहाँ पे वो पूरे के पूरे गवर्नर्स के सिस्टम को सुपरसीड करेगा, यानी उनका सुपीरियर बॉस होगा, बट ऑब्वियस है ऊपर हम बता चुके हैं। अगली बात उन्होंने ये कही कि अगर मान लीजिए कि गवर्नर जनरल को किसी काम से कहीं जाना पड़ता है और वो वहाँ अपने ऑफिस में एब्सेंट रहता है, इस सिचुएशन में वो चाहे तो किसी को वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है और वो वाइस प्रेसिडेंट, वो जो काउंसिल है गवर्नर जनरल की, उसका सिविलियन मेंबर होगा। कौन होगा उसका? सिविलियन मेंबर होगा। अगला प्रोविज़न ये है और वो इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न भी है कि जो कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, यानी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल अपने कल पढ़ा है, मतलब लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि 6 मेंबर्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, उसको छोटा कर दिया गया, 1 प्रेसिडेंट 2 जूनियर मेंबर। नाउ नेक्स्ट प्रोविजंस, अगला प्रोविज़न जो है वो है कि कंपनी के ऊपर एक लाइबिलिटी बना दी गई कि कंपनी को अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को एनुअली 5 लाख रुपीस पे करना है। तुम कुछ भी कमाओ, कितना भी कमाओ, तुम्हारा प्रॉफिट कुछ भी हो, उससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं। इसके बाद उन्होंने कुछ और प्रोविजंस बनाए। उन्होंने ये कहा कि आपको याद होगा रेगुलेटिंग एक्ट और उसके बाद के एक्ट में ऑफिसर्स को और जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ थे उनको किसी भी तरह के ट्रेड में इन्वॉल्व ना होने की बात कही थी। पर यहाँ पे उन्होंने कहा कि कंपनी को एक पावर दे देते हैं, एक अथॉरिटी दे देते हैं कि वो लाइसेंस दे दें, चाहे कोई भी व्यक्ति हो या कंपनी का एम्प्लॉय हो, तो वो भारत में ट्रेड कर सके। इसको उन्होंने कहा प्रिविलेज या कंट्री ट्रेड, ऐसा उन्होंने नाम दिया, जिससे आगे चलकर चाइना में ओपियम शिपमेंट होने लगा, ओपियम भेजी जाने लगी। अगला प्रोविज़न उन्होंने ये बनाया कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को और जुडिशरी को कंप्लीटली मर्ज कर दिया गया और जो माल अदालत हुआ करती थी, रेवेन्यू कोर्ट्स, वो डिसअपियर हो गई वहाँ से। और मतलब जितने भी रेवेन्यू से रिलेटेड केस होंगे वो एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, जैसा मॉडर्न इंडियन सिनेरियो है। और अगर कोई जुडिशरी से रिलेटेड केस होगा तो मतलब लॉ एंड जस्टिस से रिलेटेड केस होगा तो जुडिशरी देखेगी। अगली बात, एक बात और आपको याद होगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक डिमांड रखी थी कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा वही कमांडर इन चीफ भी होना चाहिए। 1793 के इस एक्ट में उन्होंने इस डिमांड को पूरा कर दिया और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम दी कमांडर इन चीफ। और उन्होंने एक चीज़ और बनाई, वो ये थी कि कमांडर इन चीफ जो होगा, हमने आपको लास्ट एक्ट में बताया था कि कमांडर इन चीफ को गवर्नर जनरल काउंसिल का मेंबर बना दिया गया था, पर यहाँ पे उस कमांडर इन चीफ को गवर्नर जनरल काउंसिल के मेंबरशिप से अलग कर दिया गया। नाउ नेक्स्ट इज़ इम्पैक्ट। इम्पैक्ट क्या हुए, तो इम्पैक्ट के बारे में देखते हैं। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम दी सुपीरियर पावर सेंटर हो गया। कंपनी को ट्रेड करने के लिए 20 ईयर्स की मोनोपोली मिल गई, भारत में वो अपने तरीके से ट्रेड कर सकते थे। और ब्रिटिश गवर्नमेंट कंप्लीट कंट्रोल में आ गई कंपनी के, यानी कंपनी को जैसे चाहेंगे वैसे वो उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इसके कुछ डिफेक्ट्स भी थे, जैसे पहला, गवर्नर जनरल ऑटोक्रेट हो गया, वो किसी की बात सुनने समझने के लिए उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं थी, उल्टा सबको उसकी बात सुनना ज़रूरी था। अगली बात थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन, यानी कि
सारे के सारे पावर्स और सारे के सारे वीटोज़ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को दे दिए गए। ये कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन था। और दूसरी बात ये कि जुडिशियल पावर वर लेस देन पावर ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, मतलब कि जुडिशरी के पावर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पावर कर दिए गए। और ये ठीक नहीं होता है, मतलब इससे एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत फ़ायदा नहीं होता है। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर जुडिशरी के पावर को कम किया जाता है। खैर, इट वाज द एक्ट। सो ये पूरा का पूरा एक्ट था। इसके नोट्स अगर आपको चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिएगा। इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, इश्यूज़, क्वेरी कुछ भी हो तो कमेंट में लिखिएगा, हम आपके आंसर देंगे। थैंक यू। आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। जैसा कि शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के लिए काम कर रहे हैं। हम नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। जिस किसी को भी नोट्स चाहिए हो वो हमें कमेंट कर सकते हैं। जिन किसी को भी ऑल इंडिया ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ जो डेली बेसिस पे हम करेंगे उसमें पार्टिसिपेट करना हो, वो हमारे नंबर 9424357515 पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। हम आपको उस